हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। बढ़िया कितना होगे ये तो आप जान ही रहे होगे, क्योंकि ऑर्गेनिक हो सकता है आपको परेशान कर रही होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परेशानी का आज वो दिन समाप्त हो जाएगा। हमने कई दिन पहले एक शॉर्ट अपलोड किया था जहां पर हमने बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है मनसा सर के द्वारा। तो आज वो दिन आ चुका है। आज हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब उस गैप की भरपाई हम लोग कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम आपको वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू पूरे के पूरे लेक्चर खटाखट कंप्लीट कराएंगे। जो भी बच्चे आज की ये क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लेटे ना रहिए, उठ के बैठ जाइए, जग जाइए। मनसा कुमार आ चुके हैं और एक आपकी एनसीईआरटी बुक होगी, उसे निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आपको लिखना है, क्योंकि हम सारी चीज आपको एक एक लिख कर बढ़िया रिएक्शंस मैकेनिज्म सब कुछ समझाने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, मजे से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर का नाम है वन शॉट लेक्चर है। ये देखिए बड़ा प्यारा स्क्रीन पे लिखा। वन शॉट का मतलब एक ही झटके में इसको निपटा देंगे, इसलिए इस झटके को सहने के लिए आप अपनी तैयारी बनाएं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वन शॉट लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में। एक दिन हमने एक चैप्टर ओवरव्यू का लेक्चर भी अपलोड किया था जहां पर हमने इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा ये बताया था। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आज क्या पढ़ाने वाले हैं इसको जरा एक दफा सुनने की कोशिश तो करिए। अब सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है। देखिए बेटा, आपको एक सिंपल सी जानकारी हम देना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी रेफरेंस बुक के चक्कर में हो, अगर आप 12th में हैं और अपने एकेडमिक पोर्शन की केवल तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे किसी बढ़िया कोचिंग से, बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के कहीं बाहर डमी करा के या प्राइवेट सेक्टर से ऐसे कह के कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी लेक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको उनका रिटन पार्ट वीक होता है। तो आप जरा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चंस कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कन्वर्जेंस क्या है, नेमिंग क्या होगी, किस तरह से ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, ये सारा चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। महज अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो मत यूज करिए जब तक कि आपको एनसीईआरटी ना आ जाए। तो पहले आप एनसीईआरटी को प्रीफर करिए, उसको पढ़िए, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसी से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक आपके पास होगी, मन कहे ओपन कर लीजिएगा, या जहां हम बताएंगे, जहां हम जरूरत समझेंगे वहां पर आपको बुक ओपन करने के लिए कहेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये पार्ट आज की क्लास में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप हमारी एक एक बात को बहुत गौर से सुनिएगा और आपको पूरा गारंटी बताता हूं कि चैप्टर आपको आ जाएगा। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होइए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक आपने इस चैप्टर में कुछ भी काम नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो पार्ट है, एक हेलो एल्केन्स है और एक हेलो एरीन्स। ठीक है, बहुत समय पहले की बात कहे कि हेलो मतलब हैलोजन होता है। हेलो मतलब क्या होगा, हैलोजन होगा। और एल्केन का मतलब आर, हेलो एरीन का मतलब भी हम लोग समझेंगे। तो अगर कहीं पर आर एक्स लिखा है, आर एक्स का मतलब क्या हुआ, ये हेलो एल्कीन है। अगर कहीं पर बेटा AR एक्स लिखा है तो ये क्या होगा, ये हेलो एरीन होगा। इसका मतलब एक और टर्म्स में हम ये समझने की कोशिश करें अगर, तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है कि एल्किल ग्रुप। अगर कहीं पर एल्किल ग्रुप आपको दे दिया जाए और उसके साथ आपका हैलोजन कनेक्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन कनेक्टेड है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, RX कहलाएगा, जिसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं, या फिर इसे हम हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। AR का मतलब हो गया एरिल। ठीक है, क्या नाम है इसका, एरिल। आप इसे और क्या कह सकते हो, आप इसे फेनिल भी कह सकते हो। और ये आपका क्या है, ये हैलोजन है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि R की जगह पर इसको कॉमन नेम पर, कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसको आप ये कहेंगे कि ये एल्किल हैलाइड है। और अगर इसको पढ़ेंगे बेटा तो इसको क्या कहेंगे, इसको एरिल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, एरिल हैलाइड कहेंगे। अगर हम दोनों के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1x। ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। CnH2n+1x का मतलब ये एल्किल का फॉर्मूला है, ये X मतलब हैलोजन। वैसे भी हमने ये पढ़ा है कि एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और एक हैलोजन लगा दिया जाए तो वो क्या होगा, वह एल्किल हैलाइड होता है। अगर हम एरिल हैलाइड की बात करते हैं तो इसमें तो एक ही बात हमें पढ़ाई जा रही है, वो है C6H5X।
इसका मतलब कि अगर बेंजीन रिंग हमें दे दी जाए और उस बेंजीन रिंग से हम डायरेक्ट हैलोजन को कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है। अच्छा ठीक है, वो बात हमें समझ में आ गई कि C6H5 का चक्कर है और इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बोर्ड पर दिखी गई बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि इसमें एक बात हाइब्रिड स्टेट से रिलेटेड की जाती है ना, तो उसको भी हमें समझना होगा। अगर आप कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए CH3X ले लिया, ठीक है, C2H5X ले लिया, ऐसा कुछ आपने कंसीडर कर लिया, या फिर आपने ऐसा कुछ कंसीडर किया है तो C6H5Cl है, ठीक है, ये तो आपका फिनाइल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड हो गया। अगर आपको बोर्ड पर क्लियर ना दिख रहा हो तो कलर हम चेंज कर देते हैं। जैसे ये कलर आपको दे दिया जाए C6H5Cl, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, हेलोजन को हमने Cl से रिप्लेस कर दिया। लेकिन कोई आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि अल्फा बीटा गामा क्या होता है ना, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा गामा किसे कहते हैं, तो हम लोग अगली स्लाइड में अल्फा बीटा गामा की तरफ प्रोसीड करेंगे। जरा देखिएगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है। एक बात इंट्रोडक्शन यहाँ पर स्लाइड थी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए CH3X है, ठीक है, या फिर C2H5 आपको Cl दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी है, तो अगर आपको अल्फा बीटा गामा पूछा जाएगा तो घबराना नहीं बेटा। ये देखो, ये Cl हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो कहा गया कि जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है यानी क्लोरीन, ये कार्बन क्या होगा, अल्फा, और जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो बीटा कार्बन होगा। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे और बीटा से जुड़ा हुआ को हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ओवरऑल हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक बीटा कार्बन है और तीन बीटा हाइड्रोजन है। तो हमें अल्फा बीटा गामा की भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इस कार्बन से कोई और कार्बन जुड़ जाता तो उसको हम क्या कहते, गामा कहते। अच्छा, एक बात अगर कोई पूछ ले कि इसमें हाइब्रिड स्टेट के बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो आप बताएंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब कि जो इसका अल्फा कार्बन हो या बीटा कार्बन होगा वह हेलो एल्केन में हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखाई दे रहा है। तो कहें ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ईच कार्बन ऑफ हेलो एल्केन इज जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वेयर एज हेलो एरीन की केस अगर हम ले लें तो बेटा जरा बोर्ड पर देखिएगा, ये आपका हेलोजन है ना। आपसे कहा गया कि ये वाला जो कार्बन आएगा, है ना, थोड़ा कलर बदलते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। हमने कहा ये वाला अल्फा होगा, ये क्या होगा बीटा, ये भी क्या होगा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये गामा हो जाएगा, ये भी गामा हो जाएगा। कहें हाँ यार ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा हमें दिख रहा है तो हम बीटा हाइड्रोजन की तरफ भी मूव कर सकते हैं, अल्फा की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, अल्फा कार्बन की हाइब्रिड स्टेट, तो 1 2 3 आप क्या कहते थे, सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर आप एक साथ ऐड करते थे, उसके बेसिस पर निकालते थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हेलो एरीन है उसका प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और जबकि इसका क्या होगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो अगर हम हाइब्रिड स्टेट की बात करते हैं तो हेलो एल्केन में हमने ये देखा कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जबकि हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम आपसे कह क्या रहे थे। लेकिन एक छोटा सा सवाल अगर हम आपसे और डिस्कस करते हैं, ये तो हाइब्रिड स्टेट की बात हो गई। हाइब्रिड स्टेट के बाद अगर हम इसमें एक छोटा सा सवाल आपके साथ और डिस्कस करें तो वो क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। यानी कि अभी हमने इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया है ना, तो 1 मिनट इसको मिटा करके हम आपको इसी स्क्रीन पे दिखा देते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। अल्फा बीटा गामा तो हमने समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसी में एक बात हमें ये डिस्कस करनी है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तो हमने ये समझा कि RX क्या है और फिर हमने इस साइड में क्या समझा, ARX क्या है ना। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें हम RX में एक जनरल फार्मूला CnH2n+1x पढ़ते हैं और इसका तो कोई जनरल फार्मूला ऐसा था नहीं, इसमें हमने C6H5x डायरेक्ट बात कर ली, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ गए तो हमने ये कहा कि इसमें अल्फा बीटा और गामा कार्बन के बारे में और साथ ही साथ हाइड्रोजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि अल्फा बीटा गामा कार्बन क्या है और हाइड्रोजन क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर भी हमने अल्फा बीटा गामा
कार्बन एंड हाइड्रोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। कहें ठीक है, उसके अलावा सर हमें क्या पढ़ाया गया? उसके अलावा आपको ये पढ़ाया गया कि इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, यानी कि हाइब्रिड स्टेट के बारे में हमने समझा कि हाइब्रिड स्टेट क्या है। तो हमें ये बताया गया कि इसमें जो हाइब्रिड स्टेट आ रही है वो sp3 आ रही है। और यहाँ पर जब हम हाइब्रिड स्टेट के बारे में समझ रहे थे तो हाइब्रिड स्टेट के बारे में जब हमने दूसरे रिस्पेक्ट में समझा तो हमें sp2 हाइब्रिड स्टेट बताई गई, यानी कि यहाँ पर इसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, किसमें? हैलोएरीन में। और पहले वाले में आपको sp3 हाइब्रिड स्टेट दिखाई गई। तो इसका मतलब हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हैलोएल्केन क्या है और हैलोएरीन क्या है। तो आप चाहे कोई भी हो बेटा, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हैलोएल्केन क्या है और हैलोएरीन क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तभी आप इसे पढ़ पाएंगे चैप्टर को अच्छे से, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। हैलोएरीन का स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब ये आपको अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जाए तो ये कौन सा ग्रुप है? ये एरिल ग्रुप है, फेनिल है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो? हैलोजन जोड़ देते हो तो ये हैलोएरीन कहलाता है। अब इसमें जो R हम लिख रहे हैं, R का मतलब एल्किल हो गया। अब R की जगह पर हम C2H5 लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, और हैलोजन जो X दिया जा रहा है उसकी जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम इंट्रोडक्शन से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। महज स्लाइड पे क्लासिफिकेशन ना लिखकर प्रिपरेशन दिया गया, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। ऐसा नहीं कि अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। तो क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है। तो चलो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, उसके लिए किसी दूसरी स्लाइड का यूज कर लेंगे। अगर हम इस स्लाइड पर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाते हैं तो जरा गौर से समझिएगा। स्लाइड के कलर चेंज होने से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है। आपके सामने एक नई स्लाइड है जिसपे हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कि क्लासिफिकेशन क्या होगा। यानी कि अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन का मतलब किसको क्लासिफाई कैसे किया जाए। क्लासिफाई करने का मतलब जो हैलोएल्केन, हैलोएरीन हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहते हैं तो किस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे और कैसे कैसे क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा, बोर्ड की तरफ देखिएगा। क्लासिफिकेशन में बेटा जो सबसे पहला पार्ट आया, ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही होगी। अगर हम थोड़ा बहुत कम क्लियर दिखाई दे रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप हमारी बात को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। तो जैसे देखिए क्लासिफिकेशन हमने लिख दिया है। अब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, यानी कि नंबर ऑफ हैलोजन। आप अपनी बुक देखेंगे तो यही क्लासिफिकेशन सबसे पहले समझाया गया कि अगर नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या होगा, जरा वो समझ लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि सपोज करिए ये CH3 है, इसके साथ हैलोजन लगा है, तो जब एक हैलोजन लगा है तो इसे हम मोनो हैलोएल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो हैलोएल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मोनो हैलोएल्केन। अगर यही चीज यहां पर ऐसे दे दिया जाता कि CH2 हो जाए, ये भी X है, ये भी X है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम डाई हैलोएल्केन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाई हैलोएल्केन पढ़ेंगे। महज अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाता कि CH2 ये भी X हो जाए, ये भी X हो जाए, ये भी X हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्राई हैलोएल्केन कहते हैं। कहें हाँ यार, नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर एक हैलोजन है तो मोनो हैलोएल्केन, दो हैलोजन है तो डाई हैलोएल्केन, तीन हैलोजन हो जाएगा तो ट्राई हैलोएल्केन के बेसिस पर हम इसे डिस्कस करते हैं। इसी सिनेरियो में अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट हैं। कहा यह गया कि अगर रिंग के साथ में देखा जाए, यानी कि ये रिंग हो गई, यानी कि बेंजीन रिंग बनाया, एक हैलोजन लगाया, तो एक हैलोजन को हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे मोनो हैलोएरीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा मोनो हैलोएरीन। ये नाम हो जाएगा इसका नाम मोनो हैलोएरीन, ठीक है। कहीं स्पेलिंग अगर इधर उधर हो तो अपना समझ लेना भाई, है ना। वैसे होगी नहीं, ऊपर वाले की दया से। अगर दो हैलोजन दे दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डाई हैलोएरीन कहेंगे, ठीक है। अगर तीन हैलोजन मान लो आ जाए, तीन हैलोजन, पोजीशन से मतलब नहीं है, कहीं पर भी लगा रहे हैं आप,
अगर ऐसे 3 हैलोजन लग जाएं तो इसको हम क्या नाम देंगे, ट्राई हैलोएरीन नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बार लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई हैलोएरीन हो गया। तो मोनो हैलोएरीन, डाई हैलोएरीन और ट्राई हैलोएरीन, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी बात आपको क्लासिफिकेशन में समझ में आ गई होगी कि कितने हैलोजन है, इसके बेसिस पर हम इसे पढ़ सकते हैं। अब नंबर ऑफ, पहला तो हमने बात किया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, यानी कि हम नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया हमने। अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमें पास दूसरा जो इसमें ऑप्शन आया वो दूसरा आया कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाए, उसके साथ हैलोजन लगा हो, उस बेसिस पर हम इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे। यानी कि कहा गया sp3CX बॉन्ड की बात की जा रही, इसका मतलब जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम, हमारा जो हैलोजन है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, अगर वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पर आ रही है तो हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास बेटा सबसे पहला जो आता है उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, एलाइलिक हैलाइड आएगा। अब एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं जरा उसे समझ लेते हैं। और इस sp3 के बेसिस पर हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड आएगा। क्या आएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो मतलब एक एलाइलिक हैलाइड आएगा और एक बेंजाइलिक हैलाइड आएगा। तो दोनों समझते हैं, अगर ये कार्बन है इससे हैलोजन जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन होगा, जायज सी बात है। यह कार्बन किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है, यह बीटा कार्बन होगा। अगर किसी का बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड हो जाए, यानी कि अल्फा से तो ये कनेक्टेड है, आप यहां देख पा रहे हैं, यहां तो हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन अल्फा है, हमने आपको समझाया कि ये कार्बन, हमने कहा ये देखो इधर, ये हमने यहां से हाइड्रोजन लगा दिया, यहां से हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब हम एक छोटा सा केस आपके सामने रखें कि ये हमारा अल्फा है और ये कार्बन क्या हो गया, बीटा हो गया। कहा गया कि एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। इसका मतलब कि ये आपका बीटा जो है ये डबली बॉन्डेड है, तो कुल मिलाकर के यहां पर आप एक हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन आप इसे लगा के स्टेबलाइज कर लेंगे। यानी कि एलाइलिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर देखने को दिया जाए तो हमारे पास ये एग्जाम्पल उसका बन जाएगा, और इसको हम नाम क्या देंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। एलाइलिक हैलाइड का मतलब कि ऐसा कोई भी हैलाइड जिसका बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड होगा। अगर बीटा डबली बॉन्डेड है तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आपको पता होगा कि ये जो बात पढ़ी जा रही है वो CsP3 है, यानी कि जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो देखिए हैलोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो अल्फा होगा, तो अल्फा क्या है, sp3 है कि नहीं। आप देखिए अल्फा sp3 है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब उसे हम एलाइलिक कहेंगे बेटा। अब आती है बात बेंजाइलिक पे। कहा गया कि अगर आप एक बेंजीन रिंग लेते हैं, ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग पर आप एक कार्बन लगाते हैं, कहें ये भी ठीक है, कहें इससे आप एक हैलोजन जोड़ते हैं और इससे आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, कहें हाँ यार ये भी बहुत सही बात है, कहें बात सही होने से मतलब नहीं है, आप ये बताइए कि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा है कि नहीं ये वाला, कहें हाँ अल्फा है, कहें इसमें अल्फा जो है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, कहें अल्फा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कहें इसका मतलब इस रूल पे ये भी तो चल रहा है, कहें हाँ चल रहा है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन हमारा दिया गया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जबकि जो इसका बीटा कार्बन आएगा तो बीटा कौन सा होगा, बीटा ये वाला होगा, तो इसका जो बीटा कार्बन होगा वो कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी कि इसमें भी बीटा डबली बॉन्डेड है, इसमें क्या आ रहा है, बीटा डबली बॉन्डेड आ रहा है, लेकिन अल्फा क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये समझा कि अपना का पहला जो पार्ट था वो एलाइलिक हैलाइड था और दूसरा पार्ट आपके सामने बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। यानी कि बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल अगर कहीं पर आएगा तो आप क्या करोगे, बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल आएगा तो आप बड़े ही प्यार से CH2X लिख दोगे, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। आप X की जगह पर हैलोजन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो नाम क्या बनेगा, नाम जैसे बेंजाइलिक हैलाइड हो रहा है वैसे बेंजाइलिक क्लोराइड हो जाएगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड हो जाएगा, बेंजाइलिक आयोडाइड हो जाएगा, जो भी आप लिख सकते हैं।
देखिए एक बात बड़ी गलत आपको आती है, वो ये कि अगर ये जो बेंजीन है तो ऐसा नहीं कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बेंजाइलिक होगा, ये मत समझिएगा। बेंजीन से हाइड्रोजन निकालोगे तो वह एरिल बनेगा, वो बेंजाइलिक नहीं बनेगा, फेनिल ग्रुप बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब इस सेकंड पार्ट के बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, कहता है कि अगर sp2cx हो जाए, यानी sp2cx का मतलब जो कार्बन हमें दिया जा रहा है वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2। इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि इसमें ये सिखाया जाएगा कि अल्फा कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर किसी केस में अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो कहा गया इसमें भी दो पार्ट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हमें समझ में आया कि उसे हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो बेटा अब सवाल ये है कि उसे अगर आप विनाइलिक हैलाइड कहोगे तो कैसे कहते हैं, ये कार्बन है, ये हैलोजन है, ये अगर डबली बॉन्डेड हो जाए तो डबली बॉन्डेड होने का मतलब sp2 हो गया, कहें ये हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो कार्बन आया, ये कार्बन कैसा आ रहा है, देखो ये अल्फा है और साथ ही साथ ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका अल्फा कार्बन sp2 हो गया और यहां से आप क्या करोगे, दो हाइड्रोजन जोड़ दोगे। कहें हाँ यार, इसका मतलब ऐसा अगर कहीं स्ट्रक्चर है तो वो विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल समझिए, ये CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये क्या है, ये विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि इसका जो अल्फा कार्बन है वह अल्फा के साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसा कहीं अगर हैलाइड मिलता है तो उसे हम विनाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें जो बेंजीन रिंग के साथ अगर हम देखें तो उसमें क्या आएगा, एरिल हैलाइड पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड पढ़ते हैं। अब बेटा एरिल हैलाइड क्या होता है, तो कहा गया कि अगर जिसका अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, आप जरा बोर्ड की तरफ देखिए, ये देखिए, ये अब आप यहां पर हैलोजन लगा दिए। अब हैलोजन लगाए तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन क्या होगा, अल्फा, और अगर वो अल्फा है तो क्या वो sp2 है, कहें हाँ, कहें कैसे, 1 2 3, डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करोगे। अगर 3 बॉन्ड पेयर आपको 4 बॉन्ड पेयर है जिसमें से 3 सिग्मा है, लोन पेयर है नहीं, तो 3 को क्या लिखते हो, sp2 लिखते हो। इसका मतलब इसका अल्फा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए ये एरिल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। इसका मतलब जो हैलोएरीन है उसका कॉमन नेम एरिल हैलाइड भी हो सकता है या कहा जाता है, जाना जाता है, आप भी जानिए। तो ये आपके सामने जो दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये पूरा क्लासिफिकेशन का पार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको समझाया कि विनाइलिक क्या होगा और एरिल क्या होगा। एक छोटा सा सवाल हम sp3 से लेकर के आपको और बताना चाहेंगे कि आपको यह भी जानकारी होना जरूरी है कि प्राइमरी सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री एंड टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री, ये किसे कहते हैं, यानी कि प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कहीं पर कॉन्सेप्ट आए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, उसको समझने का एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिख दूं तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। प्राइमरी का मतलब आपको यहां लिखा दिया जाए कि ये प्राइमरी कार्बन है, यानी कि प्राइमरी को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका, ये 1 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर हम आपको सेकेंडरी लिखा दें तो सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, ये 2 डिग्री हो जाएगा बेटा। और यहां पर हम कह दें ये टर्शियरी है तो टर्शियरी का मतलब क्या होगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर हम इसके अंतर्गत आपसे बात करें तो क्या बात करेंगे, जैसे अगर ये कार्बन है, ये कार्बन हैलोजन से कनेक्टेड है, ठीक है, और इस पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, लेकिन एक हम R लगा देते हैं। R का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक है, एक एल्किल ग्रुप अगर हमने लगाया तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, अल्फा कार्बन, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 डिग्री है यानी प्राइमरी है। जबकि दूसरे रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो अगर यह 2 R से जुड़ जाए और साथ में ये H हो गया और ये X हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा यानी सेकेंडरी हो गया, क्योंकि यहां पर
कनेक्टिंग ग्रुप कितने हैं, 2 एल्किल ग्रुप से ये कनेक्टेड है। जबकि अगर ये कार्बन है, ये हेलोजन है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो अल्फा कार्बन है यानी जिससे हेलोजन कनेक्टेड है वो 3 डिग्री है, यानी कि वो टर्शियरी हो जाएगा। तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन को भी यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे पास जिसको हम नाम से पढ़ते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्डिंग की बात की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्बन हेलोजन से कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है। अगर कार्बन हेलोजन से कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है तो कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्डिंग के बारे में अगर हम आपको समझाएं तो ये जो बॉन्ड होगा बेटा वो पोलर नेचर का होगा। ठीक है, पोलर होगा। पोलर क्यों होगा, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ऐसी सिचुएशन में जो हेलोजन होगा वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इस हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव का आना ही इस बात का साक्षी है कि ये पोलर है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड के अंदर अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दोनों कैरेक्टर आते हैं इसका मतलब कि वह बॉन्ड पोलर है। और हम ये कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। तो आप ये देखिए कार्बन और हेलोजन के बीच की बॉन्डिंग क्या हुई, पोलैरिटी को दर्शा रही है, क्योंकि यहां पार्शियल कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, लेकिन साथ में ये जानते रहें कि अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अच्छी अगर जानकारी होगी तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं और अगली बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपके सामने सबसे पहली बात दिखाई दे रही प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। अब बहुत सजग हो जाना है और चीजों को बढ़िया से समझना है, क्योंकि अब हम आ गए हैं केमिकल रिएक्शन पर, है ना। तो खूब जानदार तरीके से सुनने की कोशिश हमें करेंगे तो बढ़िया हम समझा देंगे आपको। और कॉपियों पे लिए हो तो लिखते पढ़ते रहना साथ में, ये नहीं कि भगवान की कथा चल रही है अपना अनुभव कर रहे हो, आनंद की अनुभूति मत करिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद सब आनंद समाप्त हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन का सबसे पहले एक छोटा सा फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ाया जाएगा फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि हमारी बुक कहती है कि हम एल्कोहल से क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, इसके 5 से 6 रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ाया जाएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बेटा खूब ध्यान से हमारी बात को सुनने की कोशिश करें। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम किस तरह से क्या काम करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट आएंगे, एक में होगा बाई एल्केन और दूसरे में होगा बाई एल्कीन, यानी कि एल्कीन में भी 2 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में हम X2 का एडिशन करेंगे यानी हेलोजनेशन कराएंगे, और एक में HX का एडिशन कराएंगे यानी कि हाइड्रोहेलोजनेशन कराएंगे। मार्कोनी, खरास, एंटी मार्कोनी, पर ऑक्साइड इफेक्ट, आपने ढेर सारी बातें पढ़ी थी वो हम इसमें पढ़ जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपके पास जो रिएक्शन आएगा उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपके पास तीसरे नंबर पर आएगा। और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत सबसे पहले एक रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और दूसरे नंबर पे हमें स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। ये क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट और खास, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आपके साथ। टोटल 6 रिएक्शन यहाँ पर पढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको ये समझ में आ गया कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में पहले तो आपको देखना है 6 रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल से, उसके बाद हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे जिसमें एल्केन का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एल्कीन में X2 का एडिशन और HX का एडिशन कराएंगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू हम आगे की तरफ प्रोसीड होंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे अगली बात क्या पढ़ते हैं सुनिएगा। सुनिएगा ये कि सबसे पहला आपके पास आ गया क्या कि फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि अगर आपको एल्कोहल से, एल्कोहल तो आप जानते हैं भली बात,
इसकी मदद से अगर कहा जाए कि आप रिएक्शन कराइए और प्रोडक्ट बनाइए, तो फ्रॉम एल्कोहल आपका रिएक्शन पहला कौन सा है? इसमें देखिए पहला कहा गया कि अगर एल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं आपको ROH दे दिया जाए। ROH एल्कोहल हो गया, R मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा हो जो ना जानता हो तो जान जाइए, ROH मतलब एल्किल ग्रुप। R की जगह पर कुछ भी ले सकता हूं। हमने कहा इसका ट्रीटमेंट हम HCl के साथ कराते हैं, रिएक्शन में ZnCl2 ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी कहानी हम आपको बताते हैं याद रखने के लिए कि R प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, तो जिसको पसंद आए तो आप साथ साथ ही करिएगा। ये क्या हो गया, RCl बन गया और HOH मिलकर H2O बन गया। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये हेलो एल्केन बना कि नहीं बना, यानी कि क्लोरो एल्केन हो गया, तो हेलो एल्केन ये भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कहते हैं कि अगर इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दें, कि यानी कि अगर हम एथेनॉल ले लें, एथेनॉल का अगर HCl के साथ ट्रीटमेंट कराएं और आपके पास क्या है ZnCl2 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ZnCl2 रहने दो और करोगे क्या, अगर ये रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, C2H5Cl मिल जाएगा। यानी कि यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5Cl और साथ वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब आपके सामने कोई ये पूछे कि ये क्या है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए C2H5Cl को हम क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन कहेंगे या एथाइल क्लोराइड कहेंगे। हमने इसमें IPAC नेमिंग नहीं पढ़ाई है, तो आप घबराइएगा नहीं, उसे आप अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं IPAC क्या होती है, हेलो एल्केन कैसे लिखते हैं। अब ये C2H5 एथाइल क्लोराइड है या इसे क्लोरोइथेन कहते हैं, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये तो एक रिएक्शन है, लेकिन एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कि एथेनॉल को एथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करिए, ये एथेनॉल है इसको आप एथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करिए, एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करिए, क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करिए, तो आपको घबराना नहीं है, वहां कन्वर्ट कर जाना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कन्वर्जन को आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। पहला रिएक्शन आपके सामने दिया गया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं पहले के बाद दूसरे रिएक्शन की तरफ। ये तो हो गया फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम कहते हैं एल्कोहल का एक रिएक्शन हम लोगों ने किया, ऐसे एल्कोहल के तमाम रिएक्शन हमें सॉल्व करने का अवसर मिलने वाला है। आइए अगर हम इसमें सेकंड की बात करते हैं, सेकंड का मतलब ये ROH है, अगर इसका ट्रीटमेंट फर्दर हम कराएं, अब हम किसके साथ करा ले, अगर हमें दूसरा ट्रीटमेंट यहां पर दे दिया जाए NaBr और साथ में हमें H2SO4 दे दिया गया, कहा गया इसके साथ आपको ट्रीटमेंट कराना है। बोर्ड की तरफ आप ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, ये आपका टूटेगा R प्लस OH माइनस में, ये टूटेगा बेटा Na प्लस Br माइनस में, ये टूटेगा बच्चा H प्लस और HSO4 माइनस में। आपको भली भांति पता है कि R Br के साथ चला जाएगा, Na इसके साथ चला जाएगा, OH H के साथ चला जाएगा, और हमें प्रोडक्ट में RBr मिलेगा और साथ में H2O मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, NaHSO4 मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ जाना चाहिए कि हमने कैसे किसको किसके साथ ब्रेक किया है। तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया कि अगर ROH है, इसका ट्रीटमेंट आप PX3 के साथ कराते हो, PX3 दे दिया जाए या PCl3 दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, यहां से एक बात आपको ध्यान रखनी कि इसको 3 मोल ले लोगे, 3 मोल लोगे तो ये 3R प्लस हो जाएगा और 3OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड की तरफ देखिएगा, PX3 का मतलब है, ये सब डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, खटाखट टूटेंगे। ये PX3 ऐसे बना लिया, हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारे हैलोजन अगर टूटेंगे तो ये X माइनस होगा तो प्लस आया, फिर ये माइनस हुआ तो फिर प्लस आया, फिर ये माइनस हुआ तो फिर प्लस आया। आपके पास R कितने हैं, 3, तो तीनों R आपके तीनों हैलोजन के साथ बाहर चले जाएंगे और ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोडक्ट 3RCl मिल गया। और ये जो P पर कितना प्लस है, 1 2 3 प्लस है, तो 3 OH इस P पर चला जाएगा, तो ये POH का होल थ्राइस बना लेगा, यानी कि ये आपका बाद में इसे हम H3PO3 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास हेलो एल्केन भी बन गया और साथ में H3PO3 एज अ प्रोडक्ट मिल गया। तो कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि हेलो एरीन की प्रिपरेशन आपके साथ हम किस तरह से कर पा रहे हैं। अब हम इससे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगली बात आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास टोटल 6 रिएक्शंस थे, 4 3 हो चुके हैं, चौथे की तरफ आए
तो हमने ये कहा कि अगर ROH का ट्रीटमेंट हम PCl5 के साथ करा दें, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अगर इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो ये R+ और OH- में टूट गया। कहे हाँ, कहे फॉस्फोरस के पास टोटल क्लोरीन कितने हैं बेटा? 5 क्लोरीन है ना, तो ये 5 क्लोरीन बना दिया। कहे अब क्या करेंगे सर? कहे अब ये करेंगे कि आपके पास ये जो O2- और H+ में टूट सकता है, ये Cl- और HCl बाहर चला गया, एक Cl यहां से RCl बना लिया, तो ये OH क्या होगा? इस पर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस में टूटा, ये भी माइनस में टूटा, तो यहां प्लस आ गया, तो ये क्या होगा? ये जो O2- है, सॉरी O2- यहां चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आएगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। क्या बन जाएगा? POCl3, क्योंकि O2- है ना, तो 2 प्लस है तो डबल बॉन्ड बना लेगा, तो POCl3 बन जाएगा। इसी के साथ चौथे के बाद पांचवें पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें, तो पांचवा पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, जरा इसको देखिए। पांचवें पॉइंट में कहा गया कि अगर ROH है, इसका ट्रीटमेंट आप X2 के साथ कराइए रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? RX बन जाएगा, और साथ में बेटा HOX बन जाएगा। क्यों? क्योंकि X2 टूट जाएगा, X+ X- में, ये R+ OH- में, और ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए हम बना दे रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, डायरेक्ट बताया जा रहा है। ये बॉन्ड टूटेगा तो ये खत्म होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ये हमारा क्या हुआ? ये भैया हेलो एल्केन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एरीन नहीं है, ठीक है, हेलो एल्केन में ही चल रहा है अभी। तो ये क्या हो जाएगा? RX बन जाएगा और HOX बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ के बाद हम 6 पॉइंट पर आ जाते हैं, तो जरा देखो 6 पॉइंट पर क्या होगा। 6 पॉइंट पे ये कहा गया कि अगर ROH दे दिया जाए, और ROH का ट्रीटमेंट SOCl2 थायोनिल क्लोराइड कहा गया, इसके साथ कराया जाए, तो आपको क्या करना है? S डबल बॉन्ड O, और ये Cl SOCl2 ऐसे ही बनाओगे। वैसे भी यहाँ एक्सपेंड हो गई ऑक्टेट, आप क्या करोगे? ये R+ हो गया, ये OH- हो गया। आप क्या करोगे? ये O2- हो गया, ये H+ हो गया, ये इसके साथ चला गया, ये वाला Cl R के साथ चला जाएगा, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? RCl, और साथ में क्या हो गया? HCl, और ये जो O2- है ये इस पे जाएगा, तो क्या बनाएगा? SO2। तो इसका मतलब हमें प्रोडक्ट में मिल गया RCl HCl और SO2 बन गया। तो ओवरऑल हम ये समझ पाए कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो बात हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। जरा बोर्ड की तरफ देखिए, हम आपको ये बता रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। पहला रिएक्शन ROH का HCl के साथ कराया जिंक क्लोराइड में, तो RCl प्लस H2O बन गया। दूसरा रिएक्शन इसमें हमने आपको बताया कि ROH का NaBr के साथ H2SO4 के साथ में कराया, तो ये रिएक्शन हो गया। ROH PX3 के साथ कराया, तो ये हो गया। अगले स्टेप में ये बताया गया अगर PCl5 लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, X2 रेड फॉस्फोरस में लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और लास्ट ये आपके सामने हो गया। तो टोटल हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल 6 रिएक्शन जो फ्रॉम एल्कोहल वाले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रॉम एल्कोहल से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास और भी जो प्रोसेस है उस पर हम आपसे डिस्कशन करेंगे। जरा देखिएगा, डिस्कशन में हमारे पास जो दूसरा पार्ट आया, दूसरे पार्ट में जैसे आपको थोड़ा सा आगे ले चलें, ये देखिए, ये यहां कहा गया था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगले प्रोसेस में बताया गया कि हाइड्रोकार्बन से हम रिएक्शन कैसे कराएंगे। तो पहला एल्केन है, दूसरा एल्कीन है, तो पहले एल्केन फिर एल्कीन के पास हम चलते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन में हमें कुछ दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगर दे दिया गया तो इसमें पहला है, पहला है फ्रॉम एल्केन, यानी कि एल्केन से हम रिएक्शन कैसे कराएंगे। अगर फ्रॉम एल्केन हो जाए बेटा, इसका मतलब कि अगर एल्केन से हमें रिएक्शन कराना है तो कैसे कराएंगे, जरा देखिएगा। फ्रॉम एल्केन का मतलब यह हुआ कि कोई भी एल्केन है उस पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको करानी है। क्या करानी है? फ्री रेडिकल। रेडिकल तो समझते ही होगे ना, रेडिकल मतलब जहां पर डेल्टा IN 0 हो जाए। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगर करानी है तो कैसे कराएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि अगर मान लो CH3 CH2 CH2 और ये आपका CH3 हो जाए, है ना,
इस पर कहा जाए कि आप Cl2 का एडिशन कराइए और एरो पर H न्यू दे दिया गया। H न्यू का मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन, इसकी प्रेजेंस में आपको क्लोरीनेशन कराना है। आप भली भांति जानते हैं कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, ठीक है। इस केस में डेल्टा En जीरो है, तो डेल्टा En जीरो होने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज जीरो है, तो ये Cl डॉट में टूट जाएगा। अगर ये टूटेगा तो डॉट में टूटेगा। हम कहते हैं कि यहां पर जो हाइड्रोजन है या तो टर्मिनल से निकालिए या तो बीच से निकालिए। ये तो हमारा 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 1 डिग्री से हाइड्रोजन को रिमूव करिए या तो 2 डिग्री से, कहे दोनों जगह से ये पॉसिबल है। अगर हम इस हाइड्रोजन को यहां से कार्बन के पास से हाइड्रोजन को हटाते हैं, और तो अगर हाइड्रोजन को हटा देंगे तो एक हाइड्रोजन से एक क्लोरीन के साथ Cl बना लेगा और दूसरा क्लोरीन यहां जाकर के जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में ये CH2 और ये Cl हो जाएगा। यानी कि पहला प्रोडक्ट और टर्मिनल पे जाकर क्लोरीन जुड़ गया, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में आप 2 डिग्री भी बना सकते हो। बेटा ये जो क्लोरीन है वो आप यहां से हाइड्रोजन निकालिए, यहां पर क्लोरीन लगा दीजिए। कहें हाँ सर ये भी तो पॉसिबल है, तो ये देखो अगले स्टेप में क्या करोगे, CH3 CH2 CH, ये Cl कर दिया और ये CH3 हो गया। तो यानी कि आप यहां से भी कर सकते हो। तो 2 एल्कीन हमें मिल सकती है, या तो टर्मिनल मिले या तो आपको बीच से आप 2 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री बना सकते हो, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो हम बना लेंगे। तो यानी कि अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहीं पर भी करानी है तो जैसा आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करा सकते हैं। फिर किसी के मन में सवाल आया कि अगर सर इसके अलावा जो और आप बता रहे थे फ्रॉम एल्कीन वाला, तब क्या होगा। कहते हैं कि अगर इसका सेकंड पार्ट ले ले, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमने फ्रॉम एल्केन तो करा लिया, अगर फ्रॉम एल्कीन लेते हैं तो फ्रॉम एल्कीन में सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ हेलोजन, है ना। एडिशन ऑफ हेलोजन का मतलब कि अगर आप हेलोजन का एडिशन करते हैं तो आप कैसे करेंगे। अब एल्कीन में भी 2 तरह की एल्कीन होती है, एक सिमेट्रिकल होती है, एक अनसिमेट्रिकल होती है। तो दिमाग को बिल्कुल चौकन्ना करके रखिएगा तभी समझ पाएंगे। सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। तो कहते हैं कि इसमें कौन सी लेनी है, तो इसमें सिमेट्रिकल लेनी है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके साथ आप किसका ट्रीटमेंट कराएंगे, X2 का। तो क्या दिक्कत है, ये किस में टूटेगा, ये आपका X2 का मतलब ऐसे है, तो ये X डॉट हो गया, ये भी X डॉट हो गया, और यहां से आप क्या करेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, ये भी टूटा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो डॉट एंड डॉट, डॉट एंड डॉट एंड डॉट एंड डॉट, ये देखिए CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, ऐ हेलोजन तेरा स्थान यहां पर है। तो इस प्रकार से इसे हम बना लेंगे। लेकिन इसका जो घरेलू नाम है उसे लोग प्यार से विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यानी कि जब दो, आप अभी देखो डाइहैलोएरीन पढ़ा था, तो ऐसे ही इसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और कहा गया कि अगर एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लग जाते, हैलोजन लग जाते, तो इसको हम जेमिनल बोलते। क्या बोलते, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड कहते। और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विस डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक को जेम बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, विस डाइहैलाइड के नाम से जानते हैं। तो अगर हैलोजन का एडिशन कभी कराना होगा तो ऐसे कराना होगा जैसे आपके सामने बताया गया। क्या ये बात आपको ये क्लियर हुई। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा। किसी को लग रहा हो कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े टॉपिक तो है नहीं, या छोड़ छोड़ के तो पढ़ाना नहीं, हर एक लाइन टू लाइन, क्योंकि खासियत हमारी यही है कि हम आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सिखा सकते हैं। आप देखिए बोर्ड की तरफ, हमने एडिशन ऑफ हैलोजन करा लिया। अब हमारे पास आएगा एडिशन ऑफ HX, यानी कि अभी तक तो हम ये कर रहे थे ना, प्लस X2 कर रहे थे, कहे हाँ। अब हम प्लस HX करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हैलोजन का अगर एडिशन कराते हैं तो उसे हैलोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजनेशन। और अगर HX का एडिशन कराओगे तो उसे हाइड्रोहेलोजनेशन कहें, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो वहां पर क्या नाम होगा उसका, हाइड्रोहेलोजनेशन उसका नाम हो जाएगा। तो देखिए दूसरे स्टेप में हमें यह समझना है कि एडिशन ऑफ
HX, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट बी वाला है उसमें यह बताया गया कि एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX का मतलब कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करना हो तो इसे हम अलग स्टेप में पढ़ते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को बड़े प्यार से कवि ने क्या नाम दिया, हाइड्रोहैलोजनेशन। हाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब जब किसी रिएक्शन में आप HX का एडिशन करते हैं तो उसे हम हाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन यहां पर कराया जा रहा है। अब जरा बेटा देखो कि कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके सामने हम ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हमने कंसीडर किया, इस पर हम HX का एडिशन कराते हैं। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं। जब हम HX का एडिशन कराएंगे तो आपको एक बड़ी ही प्यारी बात बताता हूं कि मार्कोनी साहब क्या कहे थे। मार्कोनी साहब ये कहे थे कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन उस कार्बन पर होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हमेशा हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाया जाता है। तो आपको जानकारी दे दें कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है यहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आप न्यूक्लियोफाइल को तो यहीं ऐड करोगे। अब आपकी क्लास में बैठा हुआ या आपके पास बैठा हुआ या आप जो हमें देख रहे हैं, अगर किसी को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है तो आपको ये पता करना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब निगेटिव चार्ज वाला और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, ऐसे जनरली याद कर लो, भूलेगा नहीं। NU- को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, E+ को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो आप जरा देखिए, इसको तोड़ोगे तो ये H+ और X- में टूट जाए क्योंकि बॉन्ड में पोलैरिटी है, और यहां से हम देखें तो ये CH+ और ये CH2- में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा क्योंकि ये वीक है, और जब ये टूटेगा तो इधर प्लस इधर माइनस आएगा। रीजन क्या है कि +I इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर बढ़ रही, जिस वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा। ऐसी सिनेरियो में हमें करना क्या चाहिए, ऐसी सिनेरियो में हम ये देख पा रहे हैं कि ये H+ यहां चला जाएगा, ये हैलोजन हमारा यहां चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हम ये देख पाते हैं कि ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये हमारा हैलोजन और ये CH3 हो गया। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि हमें ये प्रोडक्ट मिल गया जो सेकेंडरी हैलो एल्केन कहलाएगा, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप 2 हेलो प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो अगर HX का एडिशन कराना है तो आप ऐसे कराएंगे। अब आप एक बात ये हमारी ध्यान रखिए कि X की जगह आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप जब Br लेंगे उस समय एरो पर कुछ होना नहीं चाहिए। ये क्या है, ये जो बात आपको बताई गई ये मार्कोनी साहब के द्वारा दिया गया रूल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। मार्कोनिकॉफ्स रूल के नाम से यह जाना जाता है। इस रूल में बताया गया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो कहें हाँ यार प्यारी चीज है, मार्कोनी साहब ने अच्छी बात बताई, लेकिन फिर किसी के जहन में एक बात आई कि मार्कोनी साहब ने और कौन बात बताई थी। तो एक इसी में बात आती है जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या इसे हम प्यार से पर ऑक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, खरास। आपको याद हो तो आप तो इससे परिचित हैं, कब परिचित हुए थे, क्लास 11th में। इसे आप खरास इफेक्ट भी कह सकते हैं, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये मार्कोनी का जस्ट उल्टा है ना। मार्कोनी को याद करने के लिए आप कह सकते हैं मार्कोनी कहने, तो मार्कोनी कहनी, ये देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात सबसे प्यारी ये है कि ये हमेशा HBr के साथ होगा और एरो पर ऑक्साइड का होना जरूरी है, यानी पर ऑक्साइड खरास इफेक्ट या एनहाइड्राइड जैसा कोई कॉम्प्लेक्स यहां पर दिया होगा तभी ये एडिशन होगा। और ध्यान रखना है कि HBr अगर आप नहीं लेंगे तो ये एडिशन नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे, ये देखो CH हो गया, फिर से प्लस और ये CH2 माइनस में वैसे तोड़ते थे, लेकिन जब ये पर ऑक्साइड होगा तो इसका अपोजिट रूल है। अब ये ऐसे नहीं ब्रेक होगा और आपको क्या करना होगा, ऐसे
से अगर ब्रेक करके करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मार्कोनी होगा, लेकिन पर ऑक्साइड की वजह से यहां ब्रेकिंग उल्टी होगी। आप डायरेक्ट याद रखें कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर होगा, इसको जब आप ब्रेक करेंगे ये इसको, तो ये टूटेगा H+ और ये Br- में टूटेगा। तो आपको ये कहना है कि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3CH2 और ये क्या हो गया CH2 और ये नीचे आपने Br लगा दिया। तो ये मार्कोनी का प्रोडक्ट नहीं है, ये एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है या खरास प्रोडक्ट है। ये तभी पॉसिबल है जब HBr का एडिशन होगा पर ऑक्साइड में। एक और छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर यही रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो बेटा और HBr लिखा हो, लेकिन हे ये करे पर कुछ नहीं लिखा है, तो आप जवन बात पढ़े हैं वह पढ़े रहेंगे। यहां पर मेजर प्रोडक्ट मार्कोनी का होगा, यानी कि Br आपका वहां पर अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई बात आपके जहन तक पहुंच रही होगी। कहते हैं इस तरह से हम देखें तो हमारा 2 कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन इसमें जो तीसरी बात है उसको हम बड़े प्यार से पढ़ते हैं। उसका नाम दिया गया हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या नाम दिया गया, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन को एक्सचेंज करके हम नए नए हैलोएल्केन बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहला रिएक्शन जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। क्या नाम है इसका, फिंकल-स्टीन। यह एक नेमिंग रिएक्शन है, बड़े प्यार से इसको संवारा गया है मार्केट में। तो देखो क्या बताया गया है इसके बारे में। फिंकल-स्टीन रिएक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कि अगर हमें RX दे दिया जाए, ठीक है, इस X की जगह पर क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। अगर कहा गया RX दे दिया जाए, इस X की जगह पर या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, इसके साथ आप सोडियम आयोडाइड का ट्रीटमेंट कराएं और किसकी प्रेजेंस में, कहा गया ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कहा गया कि प्रोडक्ट आपको Ri+NaX मिल जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। क्या हुआ, हैलोजन एक्सचेंज ही तो कराया है। यहां पर हमने आपको बताया कि Ar+ तेरा X- तुझसे दूर हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड के आने पर तेरा रिएक्शन तुझसे हो जाए। देखो ये रिएक्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, इसका नाम बड़ा प्यारा है, नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है तो थोड़ा सा सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। फिंकल-स्टीन साहब समाप्त हुए, उसके जस्ट आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरा रिएक्शन आया इसी के पार्ट का, हैलोजन एक्सचेंज का ही, जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब हम इस स्वार्ट्स रिएक्शन के अंतर्गत आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे जरा वो समझिएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन कहता है कि अगर RX यहां पर दे दिया जाए, X की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन हो, ठीक है चलेगा। कहते हैं अगर इसके साथ हम ट्रीटमेंट किसका करा दे, कहते हैं AgF यानी कि सिल्वर फ्लोराइड, मेनली यही है, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा COF2 आपको दे दिया जाए, SbF3 दे दिया जाए, ठीक है, Hg2F2 दे दिया जाए। ऐसा अगर आपको किसी का भी स्पेस से एडिशन कराया जाए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब आप कर सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट लिखते हैं, RF बन जाएगा और AgX बन जाएगा, ठीक है। अगर हम केवल इसको मान लें तो आपका एक प्रोडक्ट फ्लोरीन से एक्सचेंज हो गया तो ये RF बन गया और AgX बन गया। किसी बच्चे के जहन में एक बात सताने लग गई कि सर जी समझ में नहीं आने लग गई, ये देखो तोड़ के बताने लग गई, ये RF के पास जाने लग गई, AgX बनाने लग गई, प्रोडक्ट में फ्लोरोल्केन आने लग गई, ये देखो। कोई दिक्कत। हमने ये बताया कि फ्लोरीन का हम हैलोजन के साथ एक्सचेंज करा रहे हैं। अगर हम फ्लोरीन का हैलोजन के साथ एक्सचेंज करा रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, स्वार्ट्स रिएक्शन मिल गया। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि ये हैलोजन एक्सचेंज हमारा समाप्त हुआ। और जानकारी के लिए बता दें कि इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ
हेलो एल्केन समाप्त हो गए। यानी कि हेलो एल्केन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं ये बात हम आपको बता रहे थे, और ये हेलो एल्केन की प्रिपरेशन थी जो अभी आपको पढ़ाई गई, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ ले गए होंगे। अगर हेलो एल्केन की प्रिपरेशन आपके समझ में आ गई हो तो हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ करके कुछ और भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे ज़रा उसको देखते हैं कि अगर हम और आगे चलते हैं तब हमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन पढ़ाई जाएगी कि हम हेलो एरीन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जरा बोर्ड पर देखिएगा। अब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन आ गया। ठीक है, हेलो एरीन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ये कवर करा देंगे पूरा, देखता हूं जितना हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन में सबसे पहला पार्ट आएगा बेटा कि आप किसी को ऐड करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि अगर आप हेलो एरीन का प्रिपरेशन करा रहे हैं तो आप किससे, बेंजीन डेरिवेटिव से कराएंगे। यानी कि अगर आप बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव का मतलब जैसे आप टोल्यूइन ले लें, जैसे कि हम कह दें सीधा फ्रॉम टोल्यूइन, अगर हम टोल्यूइन लेते हैं तो ये बेंजीन डेरिवेटिव के अंतर्गत आएगा। कहे हाँ, कहते हैं जैसे एक एग्जांपल ले लो, कहे हाँ ले लीजिए, ये CH3 हो गया, तो ये क्या है, ये टोल्यूइन है। अब आप इसमें X2 का एडिशन कराइए, किसकी प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में, Fe यानी कि आयरन, और डार्क रिएक्शन। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, ये जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 है, हैलोजन आपका आर्थो पर चला जाएगा, एक हैलोजन आपका पैरा पर चला जाएगा। अभी मैं बताता हूं कि ये गया कैसे, बिना आपसे पूछे गया है या बिना आपको बताया गया है। तो हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट बना, एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एक्चुअली ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, हो ये रहा है कि ये जो हैलोजन है इसमें दो हैलोजन है, ठीक है, लेकिन ये जो Fe है ये Fe नहीं, ये FeCl3 हो सकता है या FeX3 हो सकता है। अगर हम FeX3 ले लें तो FeX3 की ये क्षमता है कि ये इसके हैलोजन को अपने साथ रखता है, ले लेता है, और ये क्या बनाता है, FeX4 माइनस बनाता है, जिसकी वजह से इस पे प्लस आया और इस पे माइनस आया, क्योंकि ये इसको अपने पास ले गया। तो ये जो X प्लस है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस, और ये X प्लस एक बार यहाँ अटैक करेगा, एक बार यहाँ अटैक करेगा। रीजन क्या है कि जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से रिंग को एक्टिवेट ये करता है। और ऐसी सिचुएशन में जब हम रेजोनेंस टाइप का केस लेते थे तो वहां पर क्या बन जाता था, वहां पर ये बन जाता था कि अगर हमारे पास ये आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आ जाता था, तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो हम हेलो एरीन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम हेलो एरीन की प्रिपरेशन करेंगे कि CH3 अगर ले लें या कोई भी ऐसा ग्रुप ले लीजिए जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है रिंग को, तो हम इस प्रकार से इसको कंसीडर करते हैं। तो पहला आपका रिएक्शन था फ्रॉम टोल्यूइन। अब हम दूसरे की तरफ पढ़ेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे अगली केस, और वो केस क्या होगी, सेकंड। जरा देखिएगा, सेकंड है आपका सैंड मेयर रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में आएगा। सैंड मेयर रिएक्शन में सबसे पहली बात बताई गई, आपके बुक में हो सकता है ये ऐसे दिया हो, फ्रॉम एनिलीन, ठीक है, क्या दिया होगा, फ्रॉम एनिलीन। तो फ्रॉम एनिलीन का मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन रिंग हो गई, इस बेंजीन रिंग पर आप क्या डाल देंगे, NH2 ले लेंगे, ठीक है, ये एनिलीन का यही रिएक्शन हुआ। इसका ट्रीटमेंट हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, NaNO2 प्लस HX, इसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। इसके साथ इसका ट्रीटमेंट कराने पर, अब इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से हमें मिलेगा क्या, हमें N2 प्लस मिल जाता है और X माइनस मिलता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये तो हमारा एनिलीन है, यानी कि ये हमारा क्या है, एनिलीन है, और ये एनिलीन के बाद ये जो बना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब आप इसके ऊपर क्या कराएंगे, इसके ऊपर आप Cu2H2 कराते हैं। तो जब Cu2H2 या Cu2Cl2 कराते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये हमारा सारा पार्ट यहां से सेपरेट हो गया, यहां पर हैलोजन का अटैक, और ये N2 बाहर हो गया, साथ में X माइनस भी बाहर हो गया। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिल गई, ये हेलो एरीन मिल गई। जो रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, यह रिएक्शन इस बात को शो करता है कि ये सैंड मेयर है।
सैंड मेयर में क्या होता है, एनिलीन से आप डाइजोनियम की प्रिपरेशन करते हैं, ये डाई एजो ग्रुप है, तो डाइजोनियम की प्रिपरेशन करते हैं, बाद में Cu2Cl2 या Cu2H2 के साथ ट्रीट करके आप इस प्रकार से हेलोएरिन बना लेते हैं। Cu2H2 के साथ आप Ki भी यहां लगा सकते हैं, तो आयोडीन से इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी स्पेसिफिक हैलोजन से एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आपको ये बदलना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आप नए रिएक्शन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये दो रिएक्शन आपको समझाया गया जिसमें आपको बताया गया कि हेलोएरिन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। अगर हम ये बात आपसे डिस्कस करें तो CBSE में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं भी ज्यादा ही हैं, क्योंकि ये सैंड मेयर एक नेमिंग रिएक्शन है और अभी तक अगर देखा जाए तो एक आपने श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ा, एक फिंकलस्टीन पढ़ा, एक मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा और आपके सामने ये सैंड मेयर रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन के रूप में फिर से आ चुका है। तो ये हमारा अगला पार्ट हो गया। इसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। गौर से सुनिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे। जरा इधर देखिए, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि एल्केन्स आर कलरलेस, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं। ठीक है, अच्छा, जिसमें आपको बताया गया कि ब्रोमाइड और क्लोराइड, आयोडाइड कुछ स्पेसिफिक ऐसे हैं कि जो सनलाइट जब पड़ती है तो ये कलर एक्सपोज करते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं कि ऑर्डरलेस है, कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं है। उसके साथ साथ आप इसकी अलग प्रॉपर्टी में आप जाएंगे तो जैसे रंग, रूप, वेशभूषा, सुगंध, स्वाद, यही सब तो प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो हमने ये कहा कलरलेस है, कोई स्मेल इसके पास नहीं है। उसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता कि इसकी फेज क्या है। फेज का मतलब समझ रहे हो, इसकी स्टेट क्या है, यानी कि फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है, किस रूप में यह पाया जाता है। तो आपको बता दे जानकारी के लिए कि जो लोअर मेंबर होते हैं इसमें, क्या लोअर मेंबर्स जनरली गैसेज होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। और हायर मेंबर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हायर मेंबर क्या होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर सॉलिड हो सकते हैं। लिक्विड सॉलिड का मतलब जैसे आप एल्केन्स में पढ़ते थे कि C1 से C4 गैसियस है, C4 से C17 क्या होता है, लिक्विड होता है, एबव C17 क्या हो जाता था, सॉलिड हो जाता था। वैसे ही इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगली बात आपको बताएं कि अगर हम IMF की बात करें कि इसमें फोर्स कौन कौन सा है एल्किल हैलाइड में, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें एक तो वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है और दूसरा इसके अंतर्गत बेटा, एक तो वंडरवॉल फोर्स है और दूसरा आप कह सकते हो डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है, क्योंकि इसमें पोलरिटी होती है। तो डाइपोल इंटरेक्शन भी पाया जाता है और एक दूसरा फोर्स यहां पर आपको बताया गया कि वंडरवॉल फोर्स भी पाया जाता है। तो IMF का ये रीजन है। तो मतलब कि अगर हम मेन बातें जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो ये हो गई कि सबसे पहला ये कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, फिजिकल स्टेट में लोअर मेंबर गैसेज होती हैं, हायर मेंबर लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। IMF में इसके साथ ये बात बताई गई। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है वो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट पर विचार कर लें तो ये शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको शायद मुझे लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट नए पेज पे पढ़ाना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पे हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो बोर्ड की तरफ आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने अगला टॉपिक है जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक मेजर पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे आपसे कि इसमें कौन कौन से मेजर पार्ट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किन फैक्टर्स पर, तो कहा गया वह नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है कि अगर कार्बन की संख्या ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। दूसरी बात बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा नंबर ऑफ हैलोजन एटम पर भी डिपेंड करता है कि अगर हैलोजन
कि नंबर ज़्यादा है तो भी हम बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादा बताएंगे। बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ हैलोजन पर भी डिपेंडेंट है कि हैलोजन की अगर साइज बड़ी है तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। चौथा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंडेंट है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। पांचवा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वह हमारा साइज ऑफ एल्किल ग्रुप पर भी डिपेंडेंट है कि अगर एल्किल ग्रुप की साइज ज़्यादा हो गई तो भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। छठवां, बॉइलिंग पॉइंट हमारा सरफेस एरिया पर भी डिपेंडेंट है, अगर सरफेस एरिया मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। सातवां, जो बॉइलिंग पॉइंट है लास्टली वह ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए जिसमें ब्रांच्ड हो, शाखाएं ज़्यादा होंगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, शाखाएं ज़्यादा हैं तो कम हीट करने पर, क्योंकि हिंड्रेंस हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। आइए एक एग्जांपल के साथ अगर इसको पढ़ लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंडेंट है, कहें हाँ कैसे सर, कैसे डिपेंडेंट है, तो कैसे डिपेंडेंट है तो ये देखो एग्जाम्पल अभी खुदे बताएगा कैसे डिपेंडेंट है। कहें कार्बन की संख्या अगर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई क्या, कहें हाँ। कहें ये देखो CH3Cl है ये, और ये C2H5Cl है, और ये कौन है, ये C3H7Cl है, कहें हाँ यार सही बात है। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वो आपको दिख रहा होगा कि यह एक इंक्रीजिंग का केस है, डिक्रीजिंग का नहीं है। कहें हाँ। बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ हेलोजन पर डिपेंड करती, कहें अच्छा ये भी है क्या, कहें हाँ CH3Cl है, CH2Cl2 है, और ये हमारा CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। आप देखिए नंबर ऑफ हैलोजन हमने बढ़ा दिया तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। अगले पॉइंट पर गए, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप, यानी कि ऊपर वाला ही एग्जांपल फिर हो सकता है कि अगर CH3Cl दे दिया जाए और C2H5Cl दे दिया जाए तो आपको पता है कि एल्किल ग्रुप यहाँ छोटा था यहाँ बड़ा हो गया, तो एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ गई तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी है। इन दोनों में से आप कोई भी एग्जांपल यहां कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 और 2 एग्जांपल बोथ इसके लिए सही है। बॉइलिंग पॉइंट साइज ऑफ एल्किल ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये एग्जांपल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप जरा देखिए बॉइलिंग पॉइंट एल्किल ग्रुप की साइज पर डिपेंड करता है, तो एग्जांपल 1 इसके लिए एप्लीकेबल है। एग्जांपल 1 में देखिए आप CH3 है, C2H5, C3H7, तो एल्किल ग्रुप की आप साइज ही तो बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका भी एग्जांपल 1 है। सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि इसमें सरफेस एरिया कम है, इसमें अगर ज्यादा बल्गियर ग्रुप है तो सरफेस एरिया बढ़ गई, इसमें और बढ़ गई, तो इसलिए ये इसका भी एग्जांपल 1 है। लेकिन अपने प्यारे लाल बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली है, इसका एग्जांपल आपको देता हूं, बड़ा शानदार जगमगाता हुआ एग्जांपल आपके जहन तक भेजा जाएगा। आइसोमर ऑफ पेंटेन कहीं का है, आइसोमर जानते हो ना, आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। तो कहा यह गया बेटा कि अगर आइसोमर ऑफ पेंटेन अगर देखा जाए तो पेंटेन के कितने आइसोमर, 3, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन, 3 ही तो पढ़े हो ना। तो आप ये बताओ कि नॉर्मल पेंटेन में ब्रांचिंग है क्या, नहीं है ना, आइसो में है क्या जी, नियो में और ज्यादा जी। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पेंटेन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो हम यहां से लिखते हैं कि नियो पेंटेन की सबसे कम होगी क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, आइसोपेंटेन, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, नॉर्मल पेंटेन के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नियोपेंटेन में जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, यानी कि नियोपेंटेन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगी क्योंकि नियोपेंटेन में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, आइसोपेंटेन में ब्रांचिंग थोड़ा कम है, और नॉर्मल पेंटेन में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, वहां तो सरफेस एरिया वैसे भी बढ़ गई है। इसलिए ये सारे एग्जांपल्स यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपको समझाए जा सकते हैं। हमें लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके साथ थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए हम आ चुके हैं और अगली बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो फैक्टर होगा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी का क्या चक्कर है? अगर डेंसिटी की बात हम समझाएं तो डेंसिटी में भी यही कहानी है, ठीक है। और एक बात और समझिएगा, इसमें एक छोटा सा सवाल एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, डेंसिटी से पहले बता दूं, वो ये कि अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं कि इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स आप कह सकते हो आइसोमेरिक डाई हैलोजन में, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा पार्ट हमारे पास और भी है, वो है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलोएरीन्स, इसको समझिएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो डाई हैलोएरीन के जो आइसोमेरिक पार्ट हैं सबकी मेल्टिंग पॉइंट लगभग सेम है, लेकिन अगर आपको बताएं कि आइसोमेरिक डाई हैलोएरीन आपको दे दी जाए तो आइसोमेरिक डाई हैलोएरीन का जरा एग्जांपल समझिएगा। ये क्लोरीन है या ये आपका हैलोजन है और एक हैलोजन ये है, कहें हाँ, कहें दूसरा अगर हम ले लें तो ये आपका हैलोजन है, एक हैलोजन ये हो गया, कहें हाँ, कहें तीसरा अगर ले लें तो तीसरे में ऐसा हो सकता है कि एक हैलोजन ये है और आप एक हैलोजन यहाँ ले लें, कहें हाँ यार, कहें ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, हाय रामी, आर्थो मेटा पैरा कौन चिरई के नाम है, कहाँ से सर जी नया निकाल दिए। ये देखो, ये हैलोजन है, इसके जो बगल की पोजीशन दिखाई दे रही है ये हमेशा वेरी करेगी, ठीक है। ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ये दोनों क्या होगा, आर्थो हो जाएगा। ये पोजीशन क्या है, मेटा, ये क्या है, मेटा, और इसकी जो सीध वाली है उसे क्या कहेंगे, पैरा, ठीक है। अब हैलोजन आप उठाकर यहां रख दोगे तो उसके दोनों बगल की आर्थो हो जाएगी, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। जहां से ये कनेक्टिंग ग्रुप है उसके बगल की दोनों पोजीशन आर्थो, उसके दोनों बगल की मेटा और लास्ट की पैरा। आपको ये पता हो गया कि ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो कहा यह गया कि जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में आर्थो और मेटा, आर्थो की और मेटा की लगभग सेम होती है लेकिन पैरा की ज्यादा होती है। यानी कि आर्थो और मेटा की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग सेम है, लेकिन पैरा वाले की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और पैरा वाला जो आपको ये दिखाया गया, ये पैरा है ना, ये वाला, ये पैरा वाला, पैरा वाले की ये ज्यादा है। और साथ में ये भी बताया गया कि पैरा वाला बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके अंदर किसी क्रिस्टल लैटिस में ये आसानी से फिट हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट फिट्स इनटू एनी क्रिस्टल लैटिस, यानी कि ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाता है। एक रीजन तो ये है और एक दूसरा है कि हायर स्टेबिलिटी, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, जिस वजह से आपको ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हैलोएरीन है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो एक तो हायर स्टेबिलिटी है और दूसरा ये किसी क्रिस्टल लैटिस में आसानी से फिट हो जाता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बढ़िया समझ में आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है आइसोमेरिक डाई हैलोएरीन के साथ। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बात हम और आपसे डिस्कस कर लें इसी नमूने में, वो है ये है कि डेंसिटी का क्या चक्कर है फिजिकल प्रॉपर्टी में और सॉल्युबिलिटी का क्या चक्कर है। यानी कि दो छोटे छोटे टर्म्स हमारे पास बच गए हैं, यानी कि जो छोटे छोटे टर्म्स बचे उसमें एक डेंसिटी है, एक सॉल्युबिलिटी है। अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी कैसे है, तो कहा गया कि जो डेंसिटी होती है वो भी नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा बताया गया कि जो डेंसिटी है वो नंबर ऑफ हैलोजन पर डिपेंड करती है। अगर हैलोजन का नंबर ज़्यादा है तो डेंसिटी उसी हिसाब से वेरी करेगी। और बताया गया कि जो डेंसिटी है वह मॉलिक्यूलर मास पर भी डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डेंसिटी है उसको डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इसलिए जो डेंसिटी है उसका ये चक्कर है। हाँ यार सही बात है। अगर इसी में बेटा सॉल्युबिलिटी के चक्कर पर लौट आए कि सॉल्युबिलिटी तुम्हारी क्या बात है, तो सॉल्युबिलिटी भी अपने बारे में बता देगी। जरा गौर करिएगा सॉल्युबिलिटी की क्या कहानी है। कहा यह गया कि एल्किल हैलाइड्स आर
पोलर इन नेचर, है ना, यही बताया गया, एल्किल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर बट नॉट soluble इन वाटर, नॉट soluble, या फिर आप कह सकते हैं कि पार्शियली soluble, ये भी कह सकते हैं, या तो ये कह दीजिए कि डिजॉल्व नहीं होती, या तो कह दीजिए कि वाटर में ये पार्शियली soluble है। अगर कोई कहता है कि इसका रीजन बताइए, ऐसा क्यों, जब हम ये पढ़ते हैं ना कि पोलर डिजॉल्व पोलर या लाइक डिजॉल्व लाइक, तो लाइक लाइक कहाँ गया, ये वाटर तो भी पोलर है ना, ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर में क्यों नहीं घुलता, कहे जो लोअर मेंबर की एल्किल हैलाइड है ना वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, जो हायर मेंबर की एल्किल हैलाइड है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि भैया पानी में डिजॉल्व होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तभी तो उसमें घुल पाएंगे। लेकिन सवाल इस बात पर भी आकर अटक जाता है कि पहले तो पानी, जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, उसको तोड़ने की क्षमता अगर किसी एल्किल हैलाइड में होगी तभी तो वो पनिया के साथ जुड़ पाएगा। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो हायर मेंबर की एल्किल हैलाइड है वह हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, उसके अंदर वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता नहीं होती, इसलिए हम ये कहेंगे कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है। यानी कि आप ये बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, रीजन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते ये, और दूसरा हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, यानी कि जो एल्किल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है ना उसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये हुआ कि वह वाटर के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, तो सॉरी, जो आर है एल्किल ग्रुप है उसको हाइड्रोफोबिया है, उसको पानी से डर लगता है, तो पानी से डर लगता है तो बॉन्डिंग कैसे कर पाएगा, तो एक तो हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप हो गया, और दूसरा एब्सेंस ऑफ एच बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस। तो हमें ये समझ में आया, इसका मतलब हम ये बात पढ़ लिए कि जो एल्किल हैलाइड्स हैं, जिसमें हम हायर मेंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हायर मेंबर आर soluble in non polar solvent, it means that organic solvent, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा, इनके अंदर ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया बन नहीं पा रही है। तो कुल मिलाकर हम ये समझा रहे थे आपको कि डेंसिटी का क्या रीजन है और सॉल्युबिलिटी का क्या चक्कर है, क्यों नहीं डिजॉल्व हो पा रहे हैं। अब हम इससे और आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगली बात हमारे पास आएगी केमिकल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगली बात जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी। आपको पता है कि अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एरीन की पढ़नी है। अगर हेलो एल्केन और हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो हमारा ये चैप्टर निपट जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला टॉपिक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारी कंप्लीट हो गई है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अब बोर्ड की तरफ ये देखना है कि हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको सर बताने जा रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहला बात ये है कि इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाया जाएगा वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब इसका दूसरा रिएक्शन जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेटा जो इसमें तीसरा रिएक्शन पढ़ाया जाएगा वो है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि टोटल ये रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे रिएक्शन में हमें पढ़ाया जाएगा रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। अब जरा इसमें देखिएगा, ये जो पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें दो रिएक्शन है, एक को हम SN1 कहते हैं, एक को हम SN2 कहते हैं,
ठीक है, एलिमिनेशन एक ही है और रिएक्शन विथ मेटल में भी दो हैं और एक में हम ऊर्ज पढ़ेंगे, ऊर्ज रिएक्शन, और दूसरे में ग्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसकी प्रिपरेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यानी कि प्रिपरेशन अब जो हेलो एल्केन आपके सामने दिखाई दे रही है, इसमें 1 2 3 ये 3 पार्ट हमें पढ़ाए जाएंगे। तो आइए इन तीनों पार्ट पर बेहद डिटेल में आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन की भरमार है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन आया। अगर हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ाया जा रहा है वो है SN1। क्या? SN1 रिएक्शन। अब आपको ये जानना है कि SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसमें हमें पढ़ना है, पहले तो छोटी छोटी सी बात पढ़नी है कि हमेशा इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कंसीडर करेंगे, यानी कि रिएक्शन कराने के लिए हमें 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड लेना होगा। टर्शियरी एल्किल हैलाइड की मदद से ही हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और कैसे बढ़ाएंगे वो रिएक्शन हम आपको समझाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से समझ में आता है कि किसी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराएंगे और जो वहां पर पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उसको वहां से हटा देना है, यानी कि पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को हटाना है, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है और एक नए प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ जाना है। बहुत कहानी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन पे आते हैं। और ये जो SN1 रिएक्शन ये हमेशा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रीफर करता है। तो आप जरा इधर देखिए, अगर ये कार्बन है, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हम बनाने चल रहे हैं, आप बोर्ड पर देखिएगा आपको बढ़िया समझ आए। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब कि हमारे पास 3 एल्किल ग्रुप इससे कनेक्टेड होंगे और एक हमारे पास क्या होगा? हैलोजन होगा। आप ये देखिए, हमने कहा ये R, ये भी R हो गया, ये भी R। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हम बना रहे हैं, ये हैलोजन, ठीक है। अगर हमने 3 R ले लिया और एक हैलोजन ले लिया तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। अब हम इस पर किसका अटैक कराएंगे? हमने कहा कि इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब Nu-। अब क्या करोगे आप? ये जो कार्बन है और हैलोजन है, इसके बीच में पोलैरिटी है। पोलैरिटी की वजह से ये हैलोजन अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखेगा और ये कार्बन क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव रखेगा। इसका मतलब अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक मार रहा है ये पावरफुल होगा इससे, तो ये डायरेक्ट अटैक करेगा और ये हैलोजन बाहर चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो तीनों R आपने लिया ना, जो तीनों एल्किल ग्रुप लिया, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये तीनों एल्किल ग्रुप इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा बल्कि ये हैलोजन को दे देगा और हैलोजन X- के रूप में बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक होगा। तो डायरेक्ट अटैक में सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बन क्या रहा है। ये R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया और पहले स्टेप में तो ये कार्बोकैटायन बन गया, यानी कि यहां से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। और इस कार्बोकैटायन पर अब फर्दर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दीजिए। तो आप जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पे कराएंगे Nu- का, तो ये Nu- इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। अगर डायरेक्ट इधर से जुड़ गया तो इसे रिटेंशन कहते हैं, बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन कहते हैं। अभी रिटेंशन इन्वर्जन अलग से बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए R, ये R, ये R और ये आपका Nu आकर के जुड़ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि आप ये पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन में आपको ये बताया गया कि आप न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक कराएंगे एल्किल हैलाइड पर। यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि तीनों एल्किल ग्रुप कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यह न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये जो X है, हैलोजन है, इसका रिमूवल आसान हो जाता है और नए न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होता है। और इसमें जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसका अटैक डायरेक्ट होगा, वह किसी बैकवर्ड साइड से अटैक करने के लिए नहीं आएगा। बस ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट अटैक आप करा देंगे। एक छोटा सा रिएक्शन आपके लिए अगर हम कर दें तो शायद आप, मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा समझ जाएंगे। जैसे ये
CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये Cl को ले लिया। अब हम इसमें OH माइनस का अटैक करा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, OH डायरेक्ट अटैक करेगा, Cl डायरेक्ट बाहर जाएगा, तो ये C हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे क्या आया, प्लस आया, ये OH माइनस को आप जोड़ देंगे और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये CH3, ये CH3 और ये हमारा CH3 है ही, ये OH आपका डायरेक्ट अटैक हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इस प्रकार से हम 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं OH का डायरेक्ट अटैक करा करके कार्बन पर। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में SN1 रिएक्शन की बात हम कर रहे थे। SN1 रिएक्शन के बाद हम SN2 रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे और जहां पर इन्वर्जन पढ़ते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो देखते हैं वहां पर हम क्या बात करने वाले हैं। जरा देखिए, अगर हम इसी में SN1 तो हमारा हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ, अब हम अगर SN2 की बात करते हैं तो SN2 का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, और इसमें हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रीफर करते हैं रिएक्शन के लिए। अगर हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रीफर करते हैं यानी कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड कंसीडर करेंगे। अगर R नहीं लगा है, डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ भी कंसीडर कर सकते हैं। एक छोटा सा केस हम आपके सामने ले आ रहे हैं, और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड साइड से होगा, बैकवर्ड अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बैक साइड से अटैक होगा। तो कैसे अटैक होगा जरा वो देखिए। जैसे ये कार्बन है, इस पर एक हाइड्रोजन ले लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारे पास हैलोजन। अब हम किसी न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक कराना चाहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक डायरेक्ट कब होता है? डायरेक्ट ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट हैलोजन को हटाकर जाकर के जुड़ सकता था, जब इसके अपने लोग सपोर्ट करते तब तो डायरेक्ट अटैक होता ना। यहां अपने लोग ही सपोर्ट नहीं करें, इसे आप ट्राइपॉड स्टैंड की तरह से समझिए 3D में। यानी ये कार्बन है, इससे एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, हैलोजन है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जब ये तीनों ग्रुप जो लगे हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन जो लगे हैं, ये तीनों अगर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते कार्बन पर, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता था, जैसे SN1 में रिमूव किया। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे ग्रुप में है और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने भर की पावर इसके पास नहीं है। प्लस आई का जब रेंज लिखा जाता है, ऑर्डर लिखा जाता है, उसमें भी ये पीछे आते हैं। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करने में मदद नहीं कर रहे। लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, ये इनसे जुड़ना चाहता है, तो जुड़ेगा कैसे? ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट बैक साइड से अटैक करेगा। किस पे? इसके साथ। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो आपको एक इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देता है। इंटरमीडिएट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देता है, एक ऐसी बीच की सिचुएशन आती है। उस सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। इस कंडीशन में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये पीछे से अटैक करके इससे अटैच होना चाह रहा है, जुड़ना चाह रहा है। और जब यह कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बैकवर्ड साइड से अट्रैक्शन शो करना शुरू करता है, उसी दरमियान ये हैलोजन क्या होगा, बाहर निकल रहा है। क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। जब एक बॉन्ड कहीं से वीक हुआ या कार्बन इधर अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो अपना पुराना बॉन्ड क्या कर देगा, वीक कर देगा, यानी उधर वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल हम ये देख पा रहे हैं कि थोड़ी ही देर में ये कार्बन क्या किया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया और ये X माइनस बाहर हो गया। लेकिन आप समझिए ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक न्यूक्लियोफाइल ऐसे आकर के यहां अगर जुड़ जा रहा है तो क्या होगा, यहां जो हाइड्रोजन ऐसे आकर के जुड़ रहा है, इसकी वजह से जो रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होगा, बॉन्ड एंगल कम हो गया, स्ट्रेन बॉन्ड का हो जाएगा। तो जब बॉन्ड स्ट्रेन हो जाएगा और रिपल्सन होने लगेगा, तो इसी प्रोसेस को बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन कहते हैं। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अगर कहेंगे तो ये कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये जैसे छाता है ना, जैसे छाता में ऐसे पकड़े हो
और ये छतरी में एक डंडा, दूसर का डंडा, तीसर का डंडा लगा, लेकिन आधी जोर से आए तो ये पूरा छत में पलट गया। तो ये देखो छत में पलट गया तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, ये तीसरा हाइड्रोजन हो गया। आप देख पा रहे हैं ये जो रिपल्सन था, पहले तो ये तीनों ऐसे ऐसे करके थे, तो ये पूरा पलट के इधर चला गया। इसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यह शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आएगा तो इस तरह से आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। ये बैकवर्ड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ दिखाया गया, यानी प्राइमरी कंडीशन में हम इस तरह की केसें लेते हैं। आप यहाँ R भी लगा सकते हैं, कोई बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारे पास जो अगला रिएक्शन है उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। उससे पहले, एलिमिनेशन से पहले एक बात आपको बता दे, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ाया गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, है ना। तो आपने एक बात पढ़ी थी कि अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर आप ये कह सकते हो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज एनेंसियोमर, यानी कि अगर कहीं कायरलिटी या कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात करते हैं या एनेंसियोमर का जिक्र करते हैं तो वहां पर हमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस का एग्जाम्पल दिया जाता है। यानी कि अगर हम OI को डिस्कस करें, OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ा प्यारा टॉपिक आता है एनेंसियोमर। एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। तो एनेंसियोमर को एक्सप्लेन करने का तरीका यही है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल MI का मतलब मिरर इमेजेस, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एनेंसियोमर कहते हैं। जैसे हमारे हाथ के पंजा आप देख रहे हो ना, ये इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगा, लेकिन इन दोनों को अगर एक दूसरे पर ले आओगे तो अंगूठा बाहर हो जा रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ढक नहीं रहा, इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई। तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यानी कि हम एनेंसियोमर में ये बात कर सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दे हैव टेंडेंसी टू शो OI। ठीक है, एक बात और इसमें आपको छोटी सी पढ़ाई गई है, रिटेंशन क्या होता है। जैसे सपोज करिए रिटेंशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके पास अगर मान लो ये ऐसे दिया हो और ये हैलोजन, आप किसी Y माइनस का अटैक इस पे करा रहे हैं। अगर Y माइनस डायरेक्ट इस हैलोजन को रिप्लेस करके कोई न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करे और प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, तो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कैसे करेगा? आप ये देखिए, यहां आ जाए Y, तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हो जाता कि ये कार्बन था, ये आपका ऐसे ऐसे दिया गया था, ये आपका X था, लेकिन इस पर Y माइनस अटैक किया और अटैक करने के बाद यह Y माइनस इसके मिरर इमेज पर अगर अटैक करे, मिरर इमेज पर अटैक करने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा अगर बना दे और Y यहां अटैक करके दिखाई दे, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? इस प्रोडक्ट को हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन। और इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। तो एक पार्ट हमारा रिटेंशन का हो गया और दूसरा क्या हो गया? इन्वर्जन। और रिटेंशन और इन्वर्जन अगर दोनों किसी जगह पर बन रहे हैं तो उसे रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं या उसे रैस्माइजेशन कहते हैं। यानी कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर जैसे SN1 में बन रहा था, वहां रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनेगा। अगर 50-50% दोनों बन गया तो उसे हम रैस्मिक मिक्सचर या फिर रैस्माइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी 50% ऑफ रिटेंशन एंड 50% ऑफ इन्वर्जन इज नोन एज क्या? रैस्मिक मिक्सचर या फिर रैस्माइजेशन बोलते हैं। तो रैस्मिक मिक्सचर या रैस्माइजेशन अगर पढ़ना हो तो 50% रिटेंशन कंसीडर करना होगा और 50% इन्वर्जन के प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा, तो उसे हम रैस्मिक मिक्सचर या रैस्माइजेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा सबसे खास रिएक्शन आपके सामने आ गया जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जरा गौर से समझिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है।
एलिमिनेशन, इसे बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहैलोजनेशन भी कहा गया है। आप इसे समझेंगे कैसे, जरा ये देखिए, ये कार्बन है, ये आपके पास में ये कार्बन, ये हमने कहा ये हाइड्रोजन ले लो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और इसको हम Cl मान लेते हैं या हैलोजन ले लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH। यह एक बेस है, ठीक है। इस बेस का अटैक हमेशा कहाँ होगा? बीटा हाइड्रोजन पर होगा। आपको पता होगा कि अगर आप इसे देख पा रहे हो तो आप ये जान रहे होंगे कि ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा हाइड्रोजन है। तो ये जो बेस आपको दिया गया, इसका अटैक बीटा हाइड्रोजन पर होगा। तो बीटा हाइड्रोजन पे जब अटैक होगा तो ये H+ के रूप में बाहर निकल जाता है और ये यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन, देखिए आप पहले तो रूल समझिए, जैसे आपके NCERT कहती, इसका अटैक इस पर हुआ तो H+ के साथ ये बाहर निकल गया और यहां पर क्या आया? माइनस, ये माइनस और ये Cl बाहर निकलेगा, Cl माइनस में तो यहां प्लस, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना। आपको इतना सब नहीं करने की जरूरत है, आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूं रिएक्शन का। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा पोलैरिटी कहां पर है? पोलैरिटी सबसे ज्यादा कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड में है। तो आप ये देखिए, ये जो क्लोरीन है इस बॉन्ड को ब्रेक करके ये Cl- बनाकर यहां से बाहर जाना चाहता है। तो जब यहां से Cl- बनाकर ये बॉन्ड बाहर जाएगा तो इस Cl पर माइनस आया तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। जब इस कार्बन पर प्लस आएगा तो कार्बन कभी अपने ऊपर प्लस नहीं रखना चाहता, तो कार्बन अपने साइज वालों से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है। तो कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगता है। जब कार्बन इससे मांगेगा तो कार्बन अपने हाइड्रोजन से मांगेगा। तो बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके H+ में चला जाता है और यहां क्या आ जाता है? माइनस। तो ये जो प्लस आया और ये जो माइनस आया, ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाया? देखो CH हो गया, ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये C है, ये H है और ये H है। आप देखिए डबल बॉन्ड बन गया, तो ये यहां से प्रोडक्ट में क्या बन गया? एल्कीन बन गया कि नहीं बना? और ये क्या था? ये आपका हेलो एल्केन था। तो हेलो एल्केन से एल्कीन बनाया कि नहीं? प्रोडक्ट में हमने बाहर क्या निकाला है? ये HCl बाहर निकल गया कि नहीं? जरा ये देखो कैसे, यहां से H+ निकला, यहां से Cl- HCl हो गया। इसे हम बीटा डीहाइड्रोहैलोजनेशन भी कहते हैं। डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब होता है कि जिसमें हाइड्रोहैलो का मतलब HX की बात कर रहे थे ना, अगर HX का रिमूवल किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उसे हम बीटा डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस केस में HX रिमूव हो रहा है तो इसलिए बीटा डीहाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं। अगर किसी केस में एक एल्कीन न बन के 2 एल्कीन भी बन सकती है, कहें जरा सर एक बनाकर अगर आप दिखा देते तो हम जानते कि आप भी जानते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी बात को अगर हम एटा न कर दिए तो बताना। ये देखो, इधर देखो, ये हमने एक केस ले लिया। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें भी हमें एल्कोहलिक KOH ले लेना है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, बड़ा है तो आपको बड़ा से क्या लेना देना, आपको सोचना कुछ नहीं। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। कलर चेंज करते हैं, देखो इधर, ये तो अल्फा है भाई साहब, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। अब सवाल ये आया, केकर बीटा हाइड्रोजन निकाला जाए? टर्मिनल का बीटा निकाल दें, किसका? दोनों का निकालिए, 2 प्रोडक्ट बनाइए। एक बार इसका बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका बीटा निकालेंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 जगह डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक CH3 हो गया, फिर ये CH डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका CH हो गया और ये आपका CH3 हो गया। एक तो ये बन गया और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मतलब 2 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक टर्मिनल एल्कीन होगा और एक आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ऊपर मेजर हो जाएगा, नीचे माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 कंडीशंस बनाते हैं। ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन है और इसे डीहाइड्रोहैलोजनेशन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन है, इसमें हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने का काम
एग्जाम करते हैं, यहाँ कन्वर्जन एग्जाम में अगर आएगा तो लिखा होगा कन्वर्ट एथाइल क्लोराइड इनटू एथीन, कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड इनटू प्रोपीन, कन्वर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू ब्यूटीन। तो ऐसे करके तमाम सवाल आ सकते हैं जो आपको फ्यूज किए बिना छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा जिससे कि फ्यूज ना हो सके। आइए हम तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे पास तीसरा रिएक्शन आया जिसका नाम है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि अगर हम किसी का ट्रीटमेंट मेटल के साथ कराते हैं तो क्या होगा। रिएक्शन विथ मेटल में सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम, यानी कि रिएक्शन विथ सोडियम यानी कि Na। अगर सोडियम के साथ किसी का रिएक्शन कराओगे तो जैसे ये Rx है, Rx का मतलब एल्किल हैलाइड, इसका ट्रीटमेंट सोडियम के साथ कराना है और रिएक्शन में ड्राई ईथर घर से लेके आना है, इसको यहाँ लगाना है, प्रोडक्ट में जो है बताना है। अच्छा, इसको जब रिएक्शन कराते हैं 2 मोल एल्किल हैलाइड लेंगे, 2 मोल सोडियम लेंगे, ठीक है। मोल तुम्हें हम मोल देंगे, ये देखो RX हो गया। ये सोडियम ने कहा कि हमार इलेक्ट्रॉन हमरा से दूर ना जाए के चाहिए, ये देखो ये R प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये देखो चीरम चीर, ये क्या बन गया। अब देखो 2NaX हो गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। 2NaX NaX 2 बाहर निकल गया। ये R प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बना लेगा, R डॉट बना लिया। ये भी R प्लस 1 को गेन किया तो R डॉट बना लिया, I डॉट तेरा डॉट हो गया, तो R के साथ मिल जाएगा तो R को क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, और साथ में 2NaX बन गया। यानी कि उर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर एक एल्किल हैलाइड से, यानी कि एक मेंबर लीजिए 2 मेंबर पाइए, एक मेंबर लीजिए, एक मेंबर की अगर एल्किल हैलाइड आपकी है 1 कार्बन वाली, तो आपको उसका डबल कार्बन वाला एल्केन मिल सकता है। उर्ज रिएक्शन आपके सामने दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ना अच्छा लगे तो भी पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, क्या करोगे। सेकंड में आओ। अगला है बच्चा की रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अभी तो हम लोग सोडियम की बात कर रहे थे, अगर मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर देंगे तो जैसे ये RX है, इसका ट्रीटमेंट अगर Mg के साथ कर देंगे तो ये भी ड्राई ईथर पर ही चलेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा। RMgX को हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम होगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसे लोग प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यह एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ये क्या बन गया, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं और प्यार से इसे Gr भी कहा जाता है। और इसी के साथ एक बात और है कि अगर इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का हाइड्रेशन करा दिया जाए, पानी मिला दें, तो ये टूटता कैसे है, यही सबसे बड़ी बात है। R माइनस MgX प्लस में टूटता है, ये H प्लस OH माइनस में टूटता है, R माइनस H के साथ RH बनाता है, ये इसके साथ क्या बनाता, RH प्लस MgOHX बन जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारे सामने आता है। RH का मतलब एल्केन, सेम नंबर कार्बन का बनेगा, कार्बन का नंबर वेरी नहीं कर रहा है, जितना कार्बन है उतना ही रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे बन जाएगा। 1 मिनट रुके रहो। अब देखो इसके जस्ट आगे चलते हैं और अगली बात हम आपके साथ क्या पढ़ते हैं वो गौर करिएगा। हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी तो समाप्त हो गई। अब हम हेलोएल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हेलोएरीन पर बात करेंगे। यानी कि अब हम हेलोएरीन की केमिकल प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, जरा वो देखिए। इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन आएगा हेलोएरीन में वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले हमें पढ़ाया जाएगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये पहला रिएक्शन है। खूब तेजी से थोड़ा पढ़िएगा, हमारे पास स्पेस भी कम है। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमारी बात को गौर से सुनिए।
खटखटा के इसको भी निपटाएंगे। ये देखिए तीसरे नंबर पे है रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि मेटल के साथ हम क्या रिएक्शन करेंगे बेटा। तो देखिए ये 3 रिएक्शन हमें पढ़ना है। नाम से समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। मेटल में जैसे हम रिएक्शन पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, थके तो नहीं हो, थक गए हो तो पानी वानी पी लेना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे पढ़ना तो अब एग्जाम करीब आ गया है, अब तो भैया पढ़ना पड़वा ही करेगा। इधर देखो, आपके अपनी किताब में देखेंगे तो रिएक्शंस ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। और हम केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएरिन की पढ़ रहे हैं, तो ये आपका ये हो गया। कहा गया कि अगर OH- दे दिया जाए, OH- का इस पर अटैक कराएंगे तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो आप देखेंगे आपके बुक में 668 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर दिया है, ठीक है। 650 से 700 के आसपास में होगा। इतना टेम्परेचर दिया जाएगा तब OH- से Cl- को रिप्लेस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, ये आपका अटैक करेगा तो ये OH बन जाएगा। इसका मतलब हम कहें कि पहले स्टेप का तो रिएक्शन ये हो गया। दूसरा कहा गया कि अगर आप इसमें, हम पूरे कंटेंट में केवल यही आपको सिखा रहे हैं, कहा गया कि अगर इसमें एक NO2 लगा दो। वैसे ये NO2 क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि यह रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग डीएक्टिवेटिंग हो गया, और रिंग डीएक्टिवेटिंग हुआ तो इसके क्लोरीन के डिटैच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब यहां से जब OH- का अटैक कराओगे तो आप 668 नहीं, आप 443 केल्विन यानी कि 443 केल्विन या 473 ऐसे कुछ टेम्परेचर दे दोगे तो भी ये आसानी से बाहर निकल जाएगा और यहां पर OH अटैक कर देगा। इसी तरह से आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको अगले स्टेप में क्या किया गया, आपको ये कहा गया Cl है, एक NO2 ये लगा हुआ है, एक NO2 यहां लगा दिया, 2 NO2 2 ग्रुप लगाया, और उस समय OH- का अटैक कराएंगे तो और आसान हो जाएगा। अब हमें उतना एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। अब अगर हम अटैक कराएंगे तो OH और ये NO2 लगा रहने दो, इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना, और यहां पर भी NO2 है, तो ये कम टेम्परेचर दे देंगे, यानी कि लगभग 373 केल्विन के आसपास दे देंगे तो भी ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और लास्ट स्टेप में ये कहा गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या करिए, बढ़ा लीजिए। बढ़ाने का मतलब ये NO2 जो लगा रहे हैं, एक NO2 और लगा लीजिए, तो आप केवल OH- का अटैक कराइएगा, हल्का सा गर्म भर कर देंगे तो ये रिएक्शन नरम हो जाएगा, यानी कि OH बनेगा, ये NO2 बनेगा, ये NO2 बनेगा और ये NO2 बनेगा। और जानकारी के लिए बता दें, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका नाम होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होगा, और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होगा। और इस कन्वर्जन को पूछा जा सकता है, तो ये आपको बताया गया कि जो आप अगर किसी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से रिंग की एक्टिविटी घट जाती है और प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के डिटैच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इस प्रकार से टेम्परेचर वेरी करता हुआ आपकी किताब में दिखाई दे रहा है। अब आगे चलो, दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहली बात यह है, इसमें सबसे पहला रिएक्शन आप देखेंगे तो हैलोजनेशन। क्या है, हैलोजनेशन रिएक्शन। अगर बेटा हैलोजनेशन की बात करें तो हैलोजनेशन रिएक्शन क्या है, हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजन का एडिशन, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हैलोजन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पे, रिंग पर। अरे जरा देखते हैं तो क्या ऐसे अटैक करेगा, ये Cl है, ठीक है। आपने इस पर Cl2 का अटैक कराया, और किसकी प्रेजेंस में, मान लो AlCl3 या FeCl3 FeBr3 की प्रेजेंस में कराया।
आपको एक बात बताई थी कि Cl के साथ ऐसे प्रेजेंट है, इनका हम ट्रीटमेंट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये प्लस ये माइनस में टूट जाता है और ये पूरा एक साथ हो जाता है और ये बनाता क्या है, AlCl4 माइनस बनाता है। बाद में फिर ये इसको छोड़ देता है, ये Cl माइनस और ये AlCl3 हो जाता है। ठीक है, ये इसको केवल लेता इसलिए है जिससे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो सके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये टूटेगा, ये प्लस में ये माइनस में, ये Cl इस पर अटैक करेगा, यह H प्लस इस Cl माइनस के साथ माइनस HCl बना लेगा और यही काम आर्थो पर और पैरा पर दोनों जगह होगा। तो ये Cl हो गया, ये Cl हो गया, तो एक बार आर्थो की केस बन जाएगी और एक बार पैरा पर अटैक कर देगा तो पैरा वाला हमारा क्या होगा, ये मेजर पार्ट बन जाएगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मेजर और माइनर दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे हम हैलोजनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, इसी तरह से हमारे पास अगला रिएक्शन है जिसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। बेटा केवल ये रिएक्शन तो 5 ऐसे पढ़ाने जा रहा हूं जो हमेशा काम आएगा। नाइट्रेशन रिएक्शन, हैलोजनेशन, इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसमें हमें यह देखना है कि हम HNO3 लेंगे और H2SO4 दोनों लेते हैं कंसंट्रेटेड। HNO3 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा N हो गया, ये डबल बॉन्ड O है, ये आपका कोऑर्डिनेट से O जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हमारे पास बात बन के आ रही है वो हमारा क्या होगा, हम NO2 प्लस लेते हैं, यानी कि हम इस पूरे प्रकरण में ये देखेंगे कि NO2 प्लस हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ से टूट जाएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, आप इसको डबल बॉन्ड O बना दीजिए, तो ये प्लस ये माइनस, ये वाला प्लस इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये टूटेगा, ये H प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये जो NO2 प्लस देख रहे हो ना, इसको अटैक यहाँ कराओगे, ये H प्लस इस OH के साथ माइनस H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में हे भैया राजा जी, ये Cl हो गया और ये NO2 हो गया बाबू, और यहाँ से फिर ये आर्थो के बाद यही कहानी पैरा पर होगी, HCl और NO2 हो गया। कोई बैठा हुआ बच्चा ना समझ पा रहा होगा कि सर आपको कैसे पता है कि ये आर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा। तो इसलिए हमें पता है क्योंकि हम क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस पढ़े हैं। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, आपकी किताब में भी बना है, तो आर्थो और पैरा पर निगेटिव आता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पर बढ़ जाती है। इसीलिए जब आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो या तो वह आर्थो पर जाकर जुड़ेगा या तो वह पैरा पर जाकर जुड़ेगा। समझ में आ रहा है पैरा? तो देखो बी के बाद सी पर आ जाओ। सी में हमारे पास क्या आया, अब तो हम लोग बस इंड की कगार पे हैं और हमारे मोबाइल फोन कैमरे का भी इंड होने वाला होगा। जरा ये देखो कि सल्फोनेशन, अगली प्रॉपर्टी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, जरा खटाखट देखिएगा, 1 मिनट में नहीं लेंगे समय, आपको नहीं देंगे समय अपना। H2SO3 आपको दे दिया और ब्रैकेट में SO3 यानी ये ओलियम, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसका नाम होगा SO3H+, ठीक है, और एक पार्ट बनेगा OH माइनस का। ये जो SO3H+ है, यहां से ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये H+ ये माइनस में आएगा, ये इस पर अटैक कर जाएगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा कि ये Cl हो गया और ये SO3H एज इलेक्ट्रोफाइल एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर जाकर जुड़ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन गए, पैरा मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। अब आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। एक हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन है। तो पहला पार्ट आया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास ये बताया जाता है CH3Cl का हमें एडिशन कराना है, किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये CH3Cl AlCl3 को लेकर के बाहर जाएगा, यहाँ से AlCl4 माइनस बनाएगा और ये प्लस हो जाएगा।